गुड मॉर्निंग साथियों। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बिहार एसएससी का सेट साइंस का एक भी क्वेश्चन ना छूटने की ये दावा है, ये गारंटी है। एग्ज़ाम जब देंगे तो आपको लगेगा कि रियल में बहुत अच्छा सेट कराया गया था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कराया गया था। यानी साइंस से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा छूटेगा नहीं, ये दावा है। आपका जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जब बैठेंगे, अगर आप रेगुलर वे में ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि आपका एक भी प्रश्न साइंस से संबंधित छूटने वाला नहीं है। वो बिहार एसएससी की बात कर ले, एसएससी सीजीएल की बात कर ले या सीएचएसएल की बात कर ले, और उसके लोअर में हम एमटीएस की बात कर ले, बिहार पुलिस की बात कर ले, पीसीएस की ये बात कर ले, या यूपीएससी, जो भी जनरल साइंस से संबंधित प्रश्न है छूटेगा नहीं आपका, ये दावा है। ठीक है, चाहे आपका जो है आपके पास जो बुक है, क्वेश्चन बैंक उठा करके देखिए, प्रश्न आसानी पूर्वक बन रहा होगा। आप खुद जब बनाएंगे तो बताएंगे कि हाँ सही बात है, मैं कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। याद रखिएगा, ज्ञान घर यूट्यूब चैनल्स से जो प्रैक्टिस आपके पास जो कराई जा रही है वो कंप्लीट साइंस सामान्य विज्ञान का कराया जा रहा है। 30 क्वेश्चन का सेट रह रहा है आपके पास, 15 सेट आप तक पहुँच चुका है, और आपके पास जो है आज 16वां सेट है। लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहे, सामान्य विज्ञान का एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। आइए हम लोग प्रश्न पे आते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत ही मेहनत करके सेट बनाया जा रहा है आपके लिए, एक ही प्रश्न नहीं छूटे आपसे। इसको देखते हुए चलिए, प्रश्न क्या है देखिए। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई होती है। तो विद्युत चालकता जो है जस्ट अपोजिट होता है किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध धारा को रोकती है और चालकता धारा को बढ़ाती है, ये याद रखिएगा। तो आपको ये पता होगा कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम्स होता है। और चालकता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? चालकता का ऐसा मात्रक उल्टा हो जाएगा, ओम इनवर्स, उसी को हम लोग सीमेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये याद रखिएगा कि चालकता जो होता है, चालकता चालकता व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? प्रतिरोध का। यानी प्रतिरोध घटेगा, चालकता बढ़ेगा, चालकता बढ़ेगा, प्रतिरोध घटेगा, ये याद रखिएगा। और ऐसा मात्रक की बात करेंगे तो चालकता जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका? प्रतिरोध का। तो यूनिट भी किसका उल्टा हो जाएगा। अगर कहीं कहीं सीमेंस नहीं लिखा रहता है तो ओम इनवर्स भी लिखा रहता है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। या इसी को इस तरह से भी लिखता है, महो। क्या लिखता है? महो, MHO, ओम का उल्टा महो। ये आपका कंडक्टिविटी का, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को कहा जाता है, इसके यंत्र को कहा जाता है फोटोमीटर। तो फोटोमीटर नहीं है तो इसी को हम चेंज कर देते हैं, फोटोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? फोटोमीटर। फोटो मतलब प्रकाश, मीटर मतलब उसके मापने वाले यंत्र को कि कितना दूरी तय किया, ट्रेवलिंग किया है। तो इसकी तीव्रता को, यानी प्रकाश की तीव्रता का जो मापने वाला यंत्र है वो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, वायु दाब को मापने वाला जो यंत्र है उसको हम लोग बैरोमीटर कहते हैं। वायु दाब को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर। ठीक है, चलिए, साइनोमीटर किसको कहते हैं? साइनोमीटर, ये हम आपको क्वेश्चन के थ्रू कराए हुए हैं। इसका कमेंट करके मुझे आंसर करिएगा कि साइनोमीटर से किसको मेजर किया जाता है, कमेंट करके। ठीक है, कमेंट करके जो है मुझे इसका आंसर चाहिए आपका, किसका? साइनोमीटर। लूसीमीटर यानी लक्स से ही संबंधित है, ये इसमें भी प्रकाश का ही मेजरमेंट होता है। लक्सोमीटर यानी प्रकाश से, लक्स का मतलब ही होता है प्रकाश। ठीक है, चलिए, लेकिन यह तीव्रता की बात कर रही है, प्रकाश की तीव्रता को मापने वाले यंत्र को हम लोग कहते हैं फोटोमीटर। इसका साइनोमीटर का ये C नंबर का आंसर हमको कमेंट में चाहिए। आप कमेंट में आंसर करिएगा ताकि ये पता चले कि आप सेट जो कर रहे हैं तो आपको याद भी रह रहा प्रश्न की नहीं रहा, ये भी हम चेक करेंगे आपका। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। इस हस्तांतरण की दर को तीव्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीव्रता कहा जाता है। यानी तीव्रता की परिभाषा आ गई, किसी लहर की डैश उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत परपेंडिकुलर प्रति इकाई। यानी जब प्रकाश जाती है, जैसे मान लो कि हम लोग आए इस पे,
तो इसकी प्रतीकांक क्षेत्रफल पे जो प्रकाश पड़ी उसी को हम लोग प्रकाश की तीव्रता कहते हैं। यहीं पे बात आ जाती है ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता जब आप किसी जगह से जब साउंड प्रोड्यूस होता है उसकी प्रति एकांक क्षेत्र से जो आवाज प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड तीव्रता। इसको भी इंटेंसिटी कहा जाता है, तीव्रता कहा जाता है। ठीक वही चीज प्रकाश से संबंधित है, यानी प्रकाश से संबंधित जो रिफ्लेक्ट हुआ उस सतह से जो वापस टकरा करके आई प्रति एकांक क्षेत्र से, उसी को हम लोग तीव्रता कहेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है, ध्वनि की तीव्रता कहे, प्रकाश की तीव्रता कहे। हाँ, मापने का यंत्र अलग अलग हो सकते हैं, परिभाषाएं लगभग अलग, दोनों का क्या है, सेम ही है, ये याद रखिएगा। तो इसी को यानी किसी लहर की, उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। चलिए देखिए, एक ट्रेन की गति डैश का एक उदाहरण है। एक ट्रेन की गति आप याद रखिएगा, जब ट्रेन से आप सफर करते हैं तो प्रत्येक बिंदु पे जो दिशा, गति तो चेंज होती है लेकिन दिशा क्या होता है, लगभग लगभग हर बिंदु पर एक ही समान दिशा होती है। इस गति को, इस तरह की गति को हम लोग रूपांतरण गति कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपांतरण। यानी ट्रेन की जो गति है या बस जो चल रही है ये सब कहलाता है रूपांतरण गति। मतलब हर एक दिशा पे, यानी हर एक बिंदु पे दिशा क्या होता है, एक समान ही होता है। तो ये आपका रूपांतरण का परिभाषा है। किसका, एक ट्रेन की गति जो एक उदाहरण होती है किसकी, रूपांतरण की। आज से भूलिएगा नहीं कि हर एक बिंदु पर जो चाल की, यानी ट्रेन की जो या बस की जो दिशा होती है एक समान होती है। इसी को हम लोग कहते हैं रूपांतरण गति। क्या कहते हैं, रूपांतरण गति कहते हैं। तो ये परिभाषा ट्रेन की में भी काम आ सकता है और बस में भी क्या आएगा, इसका परिभाषा लिया जा सकता है, काम आया सकता है। चलिए ठीक है, आइए अगला प्रश्न पे आते हम लोग। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मूल्य क्या होता है। तो याद रखिए ये 0 होता है। क्यों होता है, तो देखिए जो गुरुत्वाकर्षण निकालना है तो जी डैश, ये सतह पर गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस d/r। ये है रेडियस ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की त्रिज्या। अब देखिए आपका सेंट्रल, यानी मान लीजिए ये अर्थ है, यहां से ये सेंट्रल है, ये दूरी हमारा अर्थ का जो हमारा सतह पे, ये मान लीजिए सतह है हमारा, ये सेंट्रल हो गया, ये हमारा दूरी हो गई। और ये आपका क्या है, सतह, ये त्रिज्या है आपका। ठीक है, तो अब बताइए जब सेंटर की बात कर रही है तो रेडियस और डिस्टेंस क्या होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, जो आपका पूछा जा रहा है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन सतह पर, तो ये जो हमारा सतह का एक्सलेशन ये तो रहेगा ही रहेगा, g इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या हो गया, सेंटर पे क्या, रेडियस और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी डिस्टेंस बराबर किसके, रेडियस के, पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा r/r, मतलब कैंसिल आउट ये हो जाएगा, तो बचेगा 1, यानी g1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, g डैश, यहां लिख लेते हैं g डैश, g1 माइनस 1, तो आपका हो गया कितना, g इंटू 0। इसका मतलब क्या, g डैश जो निकला हमारा वो किसके बराबर निकल गया, 0 के बराबर। तो ये आप फॉर्मूला रखिएगा माइंड में, ये रखिएगा सेंटर पे, जब भी पूछेगा तो आपका 0 कैसे आया, रटना कुछ नहीं है। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको रटाऊंगा कुछ भी नहीं, सब चीज़ एक फैक्चुअल और लॉजिकली मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के बाद एक भी प्रश्न इस तरह के जो आएंगे आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न क्या करा, वस्तु का द्रव्यमान। अब देखिए आप कहीं भी चले जाइए, जो आपका अपना जो वजन है वो चेंज नहीं करेगा, हर जगह एक समान होगा। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो हर जगह क्या होगा, एक समान होगा, सभी जगह एक समान। यानी 6 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसी पे एक बहुत अच्छा बात है, क्या है, यानी क्वेश्चन से ही संबंधित है, एक शेर के ही रूप में है। मैंने हो संभाला तो संभाला तुझको, मैंने हो संभाला तो संभाला तुझको, तूने हो संभाला तो संभलने न दिया। यही प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है, मैंने हो संभाला तो संभाला तुझको, तूने हो संभाला तो संभलने न दिया। ठीक है, हाँ, बीच बीच में थोड़ा लॉजिकली, कंसेप्चुअली, मतलब इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल थॉट्स आते रहने चाहिए, विचार आते रहने चाहिए। जब आप देखिए, जब आप जो सोचेंगे वही लिख पाएंगे, वही बयान कर पाएंगे। तो इसलिए सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, और पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान लिखा कर।
ये सारी बातें आप माइंड में हमेशा याद रखिएगा। चलिए क्या देखिए, वस्तु का द्रव्यमान ऑलमोस्ट क्या होता है, हर जगह क्या होता है, एक समान होता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए अपकेंद्रीय बल द्वारा डैश कार्य किया जाता है। तो अपकेंद्रीय बल देखिए, जो अपकेंद्रीय होता है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय जो होता है वो सेंटर से बाहर की ओर कार्य करती है, ठीक है। और अभिकेंद्रीय जो होता है बाहर से केंद्र की ओर काम करती है। कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने क्या बताया, अपकेंद्रीय सेंटर से केंद्र से बाहर की ओर, अभिकेंद्रीय बाहर से केंद्र की ओर काम करेगा। ठीक, अब देखिए आप एफर्ट लगा रहे हैं केंद्र की ओर, फोर्स कहाँ जा रही है, केंद्र से बाहर, तो यहां जो कार्य होगा ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आप आना इधर चाह रहे हैं, वर्क हो जा रहा आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड ऋणात्मक नेगेटिव वर्क, ठीक है। चलिए ये ऋणात्मक हो जाएगा। यही अभिकेंद्रीय की बात किया जाता, तो अभिकेंद्रीय आप आना भी चाह रहे केंद्र की तरफ, और ये आ भी रहा किधर, केंद्र की तरफ, तो यहां जो वर्क हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। किसका, अभिकेंद्रीय में केंद्र पर जो वर्क हो जाएगा हमारा जीरो, और अपकेंद्रीय में जो वर्क होगा, कार्य होगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, आइए भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है। तो सबसे पहले जाने कि संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। संवेग का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, एम भी, एम इंटू भी। एम का ऐसा मात्रक होता है केजी, अब भी का ऐसा मात्रक है मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा बताइए, केजी मीटर, अगर एक साथ में लिखेंगे तो ऐसे या ऐसे लिखें, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, केजी मीटर प्रति। अब देखिए आपको दिया नहीं, अब इसमें भी चेंज कर दिया है। क्या किया है, चेंज कर दिया है। तो आप जानते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है v बराबर 80, v बराबर 80, ठीक है। तो आप v के जगह क्या पुट कर दीजिएगा, वेलोसिटी, वेग के जगह क्या पुट करिएगा, एक्सलेशन इंटू टाइम पुट करिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास तो है ही हमारे पास केजी, एक्सलेशन v की जगह हम लग देते ए और टी, ठीक। तो एक्सलेशन का यूनिट होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक। चलिए तो केजी इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, टाइम का क्या है, ये सेकेंड है, सेकेंड, ये सेकेंड स्क्वायर, तो ये सेकेंड कट जाएगा, तो क्या बचेगा आप बताइए, केजी मीटर पर सेकेंड, वही चीज आ गया। लेकिन अगर हम एक्सलेशन और यहां तक रहने दें, केजी इंटू ए, यानी यहां पे मैं ले लेता हूं संवेग, तो आपको एक फॉर्मूला बन जाएगा आपका, यानी एम भी की जगह मैंने लिखा 80, तो ये हो जाएगा एम ए इंटू टी। चलिए एम ए की जगह क्या लिख दीजिएगा, फोर्स, इंटू टी की जगह क्या लिखिएगा, टाइम, टाइम में है। एफ का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड हो जाएगा आंसर। न्यूटन सेकेंड, देखिए कितना घुमा दिया आपको। अगर कन्वर्शन नहीं आता है, एक ही तरह के आप रट लगा रखे हैं, तो मुमकिन है कि आप फंस जाइएगा। इसीलिए माइंड को विकसित रखिए, हर तरह की सोच को डेवलप करिए, हर तरह की प्रश्न को बनाने का प्रयास करिए। ट्विस्ट भी आएगा, फंसिएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्यों, यानी मोमेंटम की जगह क्या फॉर्मूला लिखिएगा, एक तो एम भी होता ही है, इसी की जगह क्या लिखिएगा, एम भी की जगह आप पुट कर दीजिएगा 80, यहां से यूनिट आ जाएगा आपका एम ए और इंटू टी। एम ए है फोर्स, फोर्स इंटू टाइम भी मोमेंटम देता है, यानी मोमेंटम का एक फॉर्मूला बन के आ गया फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। पुराना फॉर्मूला तो ये है, मोमेंटम को हम लोग संवेग को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग, और दूसरा फॉर्मूला निकल के आ गया क्या, फोर्स इंटू टाइम, ये भी आ गया, तो याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या करा, एक उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाए यदि प्रतिबिंब का गठन लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है, जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। सबसे पहले उत्तल लेंस बनाइए। आपको कह रहा एक उत्तल लेंस है, इसके सामने मान ले हमारे पास इसके सामने वस्तु रखा हुआ, तो वस्तु रखा कितना दूरी पर, वस्तु दूरी कह दिया यहाँ पे, वस्तु जो है लेंस के कितना दूरी पर रखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। चलो
इमेज जो बनेगा हमारा इधर बनेगा, इमेज हमारा नीचे बनेगा, ये इधर बनेगा लेंस से। इमेज की दूरी कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? शक्ति पूछा, यानी पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f होता है पावर का फॉर्मूला। अब आपको f नहीं दिया है, वस्तु दूरी को बोलते हैं हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, u दिया है, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। और लेंस का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? 1/v माइनस 1/b u इक्वल टू 1/f, ये लेंस फॉर्मूला है। यहीं पे आपका दर्पण फॉर्मूला कहता, दर्पण फॉर्मूला तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाता, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। दिस इज द कॉल्ड दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। ठीक है, और ये है लेंस फॉर्मूला। अब पुट कर दीजिए, आपका v दिया है, u दिया है, तो इससे f निकल जाएगा। चलिए पुट करिए, v की जगह क्या रखिएगा? देखिए अब सबसे बड़ी बात है कि साइन भी जानेंगे हम। ये मान लीजिए आपका ओरिजिन है, ये आपका है राइट साइड, और ये आपका क्या है? लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड को हम लोग, यानी जीरो के ऑरिजिन के लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, और ऑरिजिन के राइट साइड वाले को हम लोग पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमारा है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब वस्तु दूरी, इसको हम लोग नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस 12 सेंटीमीटर। u कितना दे रहा है? वस्तु दूरी को हम लोग u से प्रस्तुत करते हैं, u से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका है, आपका इसको मान लीजिए, सेंटर को 0 मान लीजिए। इस सेंटर के राइट साइड वाले पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव होते हैं, ये याद रखिएगा। यही ठीक उसी तरह से बात करेंगे, अप साइड वाला पॉजिटिव और डाउन साइड वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब बताइए मुझे, इमेज दूरी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v हमारा क्या हो जाएगा? बताइए, v हमारा है 25 सेंटीमीटर, मतलब पॉजिटिव 25 सेंटीमीटर। पुट कर दीजिए 1/v, v की जगह कितना रखिएगा? 25, माइनस, फॉर्मूला से माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस क्या है? 12 सेंटीमीटर है, माइनस इसको टू 1/f। पुट करिएगा, कितना हो जाएगा बताइए? ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 1/25 प्लस 1/12 इक्वल टू 1/f। पुट करिए, एलसीएम लीजिएगा, 25 इंटू 12 हो जाएगा, 25 इंटू 12। ठीक है, चलिए 25 से 25 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऊपर 12 बचेगा, प्लस 12 से 12 कटेगा, बचेगा 25, ये इक्वल टू 1/f हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बात है। चलिए तो इसको मैं इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ लेके आ जाता हूँ। चलिए आ गया मैं यहाँ तक। तो 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा? 37, 25 12 कितना? 37, और आपका कितना हो जाएगा? ये एलसीएम 25 गुने 12 करिएगा तो 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, 300। चलिए तो अब क्या करिए, पलट दीजिए, एफ को रोक दीजिए, f/1 करिएगा तो क्या हो जाएगा? 300/37 हो जाएगा। ठीक है, इसको ये निकलेगा आपका सेंटीमीटर में, किसमें निकलेगा? सेंटीमीटर में। तो इसी को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या करिए? मीटर में कन्वर्ट, तो ये कितना हो जाएगा? 300/37 गुने 100 से डिवाइड करिएगा तो ये मीटर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका f इक्वल टू 3/37। अब पावर का फॉर्मूला रखिए, P बराबर होता है 1/f। क्योंकि पावर का जो SI मात्रा होता है डायोप्टर, वो मीटर में आता है, और आपका फोकल लेंथ निकला है किसमें? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किसमें कर दिए हैं? मीटर में। तो अब कन्वर्ट पुट कर दीजिए, तो P बराबर 1/f, f की जगह कितना पुट करिएगा? 3/37। ये 37 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? P बराबर 37/3, ये कर जाएगा 12 दशमलव क्या? 12 36, और एक आया 3 3 9 3, 12.33 आ जाएगा आंसर पॉजिटिव में। हाँ, ये आपका डायोप्टर, यानी पावर का, लेंस शक्ति का ऐसा मतलब होता है कितना? डायोप्टर होता है 12.33 डायोप्टर। ये पॉजिटिव हुआ, P पॉजिटिव आ गया। ठीक है, चलिए तो ये आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये ले लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट, इसको फॉर्मूला वगैरह माइंड में रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आता हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है? मानी गति के शून्य की सीमा है डैश। सॉरी, मानी क्या होगा? मानी नहीं, मानव होना चाहिए यहाँ पे, मानव या मनुष्य। मानव, मान यानी मानी गति के शून्य की जो सीमा है वो कितना है? 20 से 20 हर्ट्ज तक है, 20,000 हर्ट्ज तक, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक है। यानी न्यूनतम कितना है? 20 है, और मैक्सिमम कितना है? 20,000 है। ठीक, चलिए, और इससे कम वाले को हम लोग इंफ्रासोनिक कहेंगे, और इससे ज्यादा वाले को हम लोग अल्ट्रासोनिक कहेंगे। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए क्या प्रश्न? घ्राणग्राही ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स इनमें स्थित होता है। देखिए ऑल फैक्ट्री से संबंधित है स्मेल,
और स्मेल जो डिटेक्ट करता है कौन करता है, हमारे बॉडी का कौन सा ऑर्गन, तो ये नोज है, नाक है, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। यहीं पे अगर बात किया जाता है गस्टेटरी मतलब टेस्ट वाला, तो टेस्ट को कौन डिटेक्ट करता है, ये टंग आपका, तो ये जीभ हो जाता है आंसर। ठीक है। फोटो रिसेप्टर, तो लाइट को कौन ऑब्जर्व करता है, तो आपका आंख करता है, तो फोटो रिसेप्टर कौन हो जाता है, आंख हो जाता है। आए बात समझ में। चलिए, और उसी के बाद एक होता है साउंड, उसको हम लोग वॉल्वो रिसेप्टर या कुछ के साउंड को कहते हैं, तो ये आपका कान हो जाता है। यानी जो साउंड को ऑब्जर्व करने वाला होगा वो कान होगा, जो स्मेल को ऑब्जर्व करने वाला होगा उसको हम लोग नाक कहेंगे, जो प्रकाश को ऑब्जर्व करने वाला उसको आंख है, और जो स्वाद को डिटेक्ट करने वाला है वो हमारा जीभ है, टंग है। ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न। देखिए, जीव जाति का उद्भव, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसने लिखी, तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज जो है चार्ल्स डार्विन ने लिखी। किसने लिखी, चार्ल्स डार्विन ने। ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बुक के नाम क्या है, ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज। लिखने वाले कौन, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन है ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज लिखने वाला है। ठीक है। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मानव शरीर में डैश द्वारा प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित किया जाता है, तो आपके शरीर में जो हमारे पास हर एक शरीर का जो मतलब हम लोग का ह्यूमन का या किसी का भी शरीर का नियंत्रण करने वाला होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, इसी को हम लोग स्नायु तंत्र भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम कौन है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ही पूरे शरीर को नियंत्रण करके रखता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कोशिका का ब्रेन किसको कहा जाता है, तो कोशिका का ब्रेन केंद्रक को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और न्यूक्लियस का खोज किसने किया, तो न्यूक्लियस का खोज जो है, न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। किसने किया है, यानी कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न। डैश को सेल के सुसाइडल बैग कहा जाता है, किसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा लाइजोजोम्स को। किसको, लाइजोजोम्स को सुसाइडल बैग कहा जाता है। और इसकी डिस्कवरी किसने की है, डे डुबे। किसने की है, डे डुबे साइंटिस्ट है, उन्होंने की है। और इसमें जो है 50 विभिन्न तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं, विभिन्न तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और ये जो होता है जब शरीर के अंदर भूख लगती है तो ये अपने ही कोशिका को खाना शुरू कर देता है, इसीलिए इसको फैगोसाइटोसिस के भी नाम से जाना जाता है। तो ये इतना सिंपल से याद रखिएगा। लाइजोजोम्स में डिफरेंट 50 विभिन्न एंजाइम्स पाया जाता है, जिसके कारण इसे सुसाइडल बैग के भी नाम से जाना जाता है। और लाइजोजोम्स का खोज किसने किया है, तो डे डुबे ने किया है। और इसमें ये जो होता है मेम्ब्रेनस होता है, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, इसमें मेम्ब्रेन पाया जाता है, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ठीक। चलिए वहीं पे हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री की बात करेंगे, तो हमारे पास प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम। कौन, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक। और माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। चलिए वहीं पे राइबोसोम की बात करें तो ये प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। वहीं पे बात करें किसको, गोल्गी अपरेटस की, तो गोल्गी अपरेटस कहिए या गोल्गी बॉडी कहिए, ये एक एंजाइम जो है सिक्रीट करता है, उसका नाम है एक्रोसोम, जो ह्यूमन स्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखने वाली बातें हैं। राइबोसोम के पास मेम्ब्रेनस नहीं होता है, राइबोसोम के पास मेम्ब्रेनस नहीं होता, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल सेल ऑर्गेनेल से कौन, राइबोसोम है। ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो होता है ए बी ग्रुप होता है, कौन, ए बी ग्रुप। और यहीं पे बात कर दिया जाए यूनिवर्सल डोनर, तो ओ ग्रुप, उसमें भी कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला यह याद रखिएगा। ठीक। यानी यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ नेगेटिव, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, ए बी पॉजिटिव की नेगेटिव। एक तो मैं बता दिया हूं, आप रिसेप्टर में बताइएगा ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव। जिस तरह से मैंने बताया कि डोनर कौन है, ओ नेगेटिव ही यूनिवर्सल डोनर है। रिसेप्टर कौन होगा, ए बी, तो ए बी में कैसा नेचर वाला, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग।
देखिए कह रहा है हेटरोट्रॉप 3 प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है। तो हेटरोट्रॉप्स, हेटरो मतलब दूसरे पर निर्भर होने वाला, जो दूसरे पर निर्भर हो गया तो हमारा हो सकता है मांसाहारी होगा, हो सकता है कि सर्वाहारी होगा, या हो सकता है कि शाकाहारी होगा, उपभोक्ता तो नहीं होगा। जब उपभोक्ता हो ही जाएगा तो ये दूसरे पर निर्भर नहीं हो सकता है, तो ये आपका नहीं होगा। बाकी ए, सी और डी ये होना है। उपभोक्ता बी नंबर इज द करेक्ट आंसर प्रश्न के अनुसार। ठीक, चलिए इन प्रश्न क्या, जो प्रश्न पूछा वही आंसर होगा ना। आइए अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी मांसपेशी जो है, सबसे बड़ी मांसपेशी पूछ रहा है, तो सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ग्लूटस मैक्सिमस है। सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटस मैक्सिमस है। अगर यहीं पे बात कर दिया था कि सबसे लंबी, यहां सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी मांसपेशियां कौन है हमारे शरीर की, ग्लूटस मैक्सिमस। अगर आपसे पूछा कि सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबी मांसपेशी जो है सार्टोरियस है। सार्टोरियस सबसे लंबी है, सबसे लंबी सार्टोरियस है, सबसे लंबी। ठीक, सबसे बड़ी पूछा है ग्लूटस मैक्सिमस। अगर यहीं पे बात कर दिया था कि सबसे चौड़ी कौन सा है, सबसे चौड़ी मांसपेशी, तो सबसे चौड़ी मांसपेशी लाटिस्यूमस डोर्सी है। लाटिस्यूमस डोर्सी ये सबसे चौड़ी मांसपेशी है। और यहीं पे अगर बात करें, ये सबसे चौड़ी मांसपेशी है। यहीं पे अगर बात कर दिया जाता आपसे कि सबसे छोटी मांसपेशी कहाँ है, तो सबसे छोटी जो हड्डियां हैं स्टेपीज, वहीं पे जो मांसपेशियां पाई जाती है सबसे छोटी मांसपेशियां है। यानी सबसे छोटी मांसपेशियां जो है हमारे पास स्टेपीज डियस है। सबसे छोटी, सबसे छोटी मांसपेशी जो है आपके पास स्टेपीडियस मांसपेशी है। ठीक है, राइट, याद याद रखिएगा। यानी सबसे बड़ी ग्लूटस मैक्सिमस, सबसे लंबी सर्टोरियस मांसपेशी, और सबसे चौड़ी लैटिस्यूमस डोर्सी, और सबसे छोटी आपका स्टेपिडियस मांसपेशी, जो कहाँ पे, कान का जो बोन है स्टेपीज। सबसे छोटी हड्डी, शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सा है, स्टेपीज। और वहीं पे जो मांसपेशी पाई जाती है वो सबसे छोटी मांसपेशी होगी। तब मांसपेशिया से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा तो मैं आपको ये डील कर दिया हूँ। टोटल मांसपेशिया आपसे पूछा जाता है कितना है, 605। किसी किसी बुक में 650 भी लिखता है, और किसी बुक में 700 मांसपेशिया लिख देता है। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए टोटल नंबर ऑफ बोन्स पूछे, टोटल नंबर ऑफ हड्डियां कितनी होती है, 206 होती है। याद रखिएगा किस में, ये एडल्ट में है। अगर नवजात शिशु की बात करें तो नवजात शिशु में जो टोटल जो होती है बोन 350, या किसी किसी बुक में 300 लिखती है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए ऑप्शन जब भी आएगा तो ये इतना नहीं देगा, या तो 350 ऑप्शन में रहेगा या 300 ऑप्शन रहेगा, दोनों उपस्थित नहीं रहेंगे। घबराना नहीं है आपको। ठीक, कि अगर आपको ये कि अगर ऑप्शन में आ गया तो सर क्या करेंगे, मतलब कुछ भौकलाना नहीं है, परेशान भी नहीं होना। ऑप्शन उस तरह से नहीं देगा जिस तरह से आप उलझन में पड़ जाइएगा। अगर ऑप्शन आएगा भी तो मोस्ट आंसर प्रोबेबिलिटी किसकी जाएगी, 350 की। ठीक है, 350 की आंसर जाएगी, ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए, मनुष्य में कमजोर दृष्टि का कारण डैश की कमी हो सकता है। तो कमजोर दृष्टि विटामिन ए के कारण होता है, ये याद रखिएगा। विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल है। कौन सा क्या नाम है, रेटिनॉल है, ये याद रखिएगा। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं। मानव शरीर धूप से किस विटामिन बनाता है। तो मानव शरीर में जो विटामिन धूप से मिलती है वो विटामिन डी से मिलती है, विटामिन डी से मिलती है। विटामिन डी का अनदर नेम क्या है, ये हमें कमेंट करके बताइएगा। कैल्सीफेरॉल, हाँ जो भी आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। मधुमेह एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के रक्त में डैश का स्तर बहुत अधिक हो जाता है। तो ये आप बताइए मुझे, मधुमेह डायबिटीज में क्या हो जाता है, डायबिटीज में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इसका आंसर आपका बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। और हमारे शरीर में जो इंसुलिन है, यानी सॉरी इंसुलिन की बात करें या ग्लूकागन की बात करें, तो हमारा पैंक्रियाज अग्नाशय है। तो अग्नाशय की कोशिका, अग्नाशय की कोशिका जो है अल्फा और बीटा है। अल्फा बनाती है ग्लूकागन ग्लूकोज, ग्लूकागन, और बीटा बनाती है इंसुलिन, ये याद रखिएगा। बीटा क्या बनाती है, इंसुलिन, ये याद रखिएगा, इंसुलिन। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अग्नाशय की कौन सी कोशिका, यानी किस प्रकार की कोशिका, बीटा कोशिका या अल्फा कोशिका इंसुलिन बनाती है। तो ये याद रखिएगा, अग्नाशय की बीटा कोशिका इंसुलिन बनाती है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करती है, और
अग्नाशय की अल्फा कोशिका ग्लूकागन बनाती है जो ओवरऑल एनर्जी मेंटेन रहने में काम आती है। इसकी लेवल अगर बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए ग्लूकागन की, तो डायबिटीज हो जाएगी और होती है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। क्या है क्वेश्चन, देखिए। सिलुटॉस लेनेटस साइट्रस लेनेटस का वनस्पतिक नेम, बॉटनिकल नेम क्या है, यानी साइट्रुलस और लेनेटिवस जो है ये बॉटनिकल नेम है किसका, ये बॉटनिकल नेम है किसका, तरबूज का बॉटनिकल नेम है। किसका है, तरबूज का बॉटनिकल नेम है। तरबूज का बॉटनिकल नेम है। अगर यहीं से आपसे पूछ दिया जाए कि केला का बॉटनिकल नेम क्या है, सेब का बॉटनिकल नेम क्या है, तो क्या बताइएगा। केला का जो बॉटनिकल नेम है मूसा पैराडिसिया है। केला का जो बॉटनिकल नेम है क्या है, मूसा पैराडिसिया। नामो एकदम डिस्काउंट वाला भी है। अब यहीं पे बात कर जाए सेब का, तो सेब का जो बॉटनिकल नेम है क्या है, सेब का बॉटनिकल नेम है मैलस। मैलस याद रखिए, मैलस करके नाम है, मैलस। यहीं पे अगर बात करें नारंगी का, तो नारंगी का बॉटनिकल नेम क्या है, तो नारंगी का बॉटनिकल नेम, नारंगी में जो है खट्टापन होता है, कौन से एसिड पाई जाती है नारंगी में, नींबू में, साइट्रस एसिड। तो यहीं से बॉटनिकल नेम है साइट्रस, साइट्रस मेनिकस या सेनेसियस करके है, सेनेसियस, ये याद रखिएगा। यानी केला का बॉटनिकल नेम क्या है, मूसा पैराडिसिया। सेब का बॉटनिकल नेम क्या है, मैलस। और नारंगी का बॉटनिकल नेम क्या है, वनस्पतिक नेम, यानी बोटनी को हम लोग कहते हैं वनस्पति, यानी नारंगी का वनस्पतिक नेम है साइट्रस सेनेसियस। और तरबूज का बॉटनिकल नेम है साइट्रुलस और लेनेटस, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में। देखिए क्या है, पुखराज, फ्लोरीन और एल्युमिनियम का डैश है, यानी पुखराज, फ्लोरीन और एल्युमिनियम का एक है, यानी एक सिलिकेट है, मतलब ये सब यूज किया जाता है सिलिकेट में। क्या, सिलिकेट है ये एक प्रकार का, क्या सिलिकेट, SiO2। ये स्टोन मतलब बालूधार बालू की तरह है। चलिए ये आंसर याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में। 23 नंबर क्या करा, निम्न में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील है, सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। तो ये याद रखिएगा, सोडियम का जो लवण बनते हैं ये सबसे अधिक घुलनशील होता है जल में। सोडियम का लवण सबसे अधिक घुलनशील होता है जल में। आइए अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व एक परमाणु इकाई है। तो जो आप देखिए परमाणु, देखिए एक परमाणु इकाई मतलब स्वतंत्र रूप से अकेले रहने वाला, अकेले रहने वाला कौन तत्व है, फास्फोरस जो है ये अकेले नहीं रहता, ये P4 के फॉर्मेट में रहता है। सोना की बात करें तो सोना Au रहता है, अकेले रहता है। हाइड्रोजन की बात करें तो ये दो फॉर्मेट में रहता है, H2 के फॉर्मेट में रहता है। सल्फर की बात करें तो ये एसिड के फॉर्मेट में रहता है। यहीं आपसे पूछ जाए टेट्रा फॉर्मेट में कौन रहता है, फास्फोरस। सिंगल फॉर्मेट में आपका रहने वाला कौन है, सोना है। और यहीं पे आप बात कर ले सोना के अलावा हीलियम भी है, नियोन भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टन भी है, आर्गन क्रिप्टन भी है और जेनॉन भी है, ये याद रखिएगा। ठीक, और यहीं पे बात हम लोग कर लेते हैं किसकी, डायटोमिक, यानी देखिए हाइड्रोजन जो है डायटोमिक फॉर्मेट में रहने वाला है। ऑक्सीजन की बात करें डायटोमिक फॉर्मेट में रहने वाला है। नाइट्रोजन की बात करें सब डायटोमिक फॉर्मेट में रहने वाला है। आई बात समझ में। चलिए आपसे पूछा है एक परमाणु में अकेले रहने वाला, तो ये आपका जो ऑप्शन है इसमें सोना है। सोना इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सोना को आप कभी भी इस फॉर्मेट में लिखा हुआ नहीं देखे होंगे। जब भी देखे होंगे आप इस फॉर्मेट में ही ये स्वतंत्र, या सोडियम की बात कर ले तो सोडियम भी इस तरह से लिखा रहता है। ठीक, यानी मैक्सिमम धातु जो होता है वो स्वतंत्र रूप में रहता है, अधातु जो होता है वो डाई ट्राई टेट्रा के फॉर्मेट में रहता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो मेजरमेंट किया जाता है उसका ऐसा मात्रिक होता है मोल। क्या होता है, मोल। मोल का याद रखिएगा, मोल जो होता है एक यूनिट लेस होता है। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये याद रखिएगा, मोल का फॉर्मूला। मोल सब्सटेंस का मात्रक होता है जो यूनिट लेस होता है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न में।
पन्ना एमरल्ड का रंग आमतौर पर होता है, ये हरा होता है। अगर कोई जयपुर राजस्थान एरिया से होंगे तो पन्ना लाल, पन्ना हीरा, ये बहुत फेमस है। यानी ये एक हीरा के फॉर्मेट्स में आता है। और पन्ना का जो जनरली कर होता है वो हरा होता है। अगर आपका इससे इसका फॉर्मूला पूछ दे तो याद रखिएगा, Be3Al2Si O2 का होल 6 होता है। ये फार्मूला जनरली पूछेगा नहीं। पन्ना का कलर कैसा होता है तो ये एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है और मैं बता दिया हूँ। ये हीरा, पन्ना लाल हीरा आप देखे होंगे, काफ़ी फेमस है। जो ये क्या कहते हैं, जैसलमेर, राजस्थान और जयपुर की बात करें तो वहाँ ये ज़्यादा निकलता है। यानी हीरा जो है वहाँ से खदान वहाँ से निकाले जाते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो यानी पन्ना लाल वहाँ का जो हीरा वो बहुत ब्राइटली चमकीला भी होता है और अच्छा भी होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट बिजनेस की बात करें तो ओवरऑल जहाँ की चीज़ हो, जहाँ से आपको हीरा मिले, आखिर हीरा ही कहलाएगा। हीरा हीरा ही कहलाएगा। जिस तरह से अगर बात किया जाए कि सोना की झार बिकेगा तो सोना ही के कॉस्ट में बिकेगा। ठीक है, अगर मान ले कि घर की कचरा होगी तो उस कचरा और सोना के कचरा में दोनों में अंतर है। सोना के कचरा भी अच्छा भाव में बिकेगा और घर की कचरा तो कचरा ही कहलाएगा। इसीलिए आप अपने जीवन में जो संगत अख्तियार करते हैं, जो आपका सर्किल हो, तो याद रखिएगा सर्किल अच्छा हो तो बेहतर होता है ज़िंदगी जीने में भी। ठीक, चलिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बता दिया हूँ मैं आपको। यानी बीच बीच में आप बोर फील ना हो, इंटरेस्ट ले लेके पढ़ें, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा हर एक चीज़। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। देखिए क्या करा, मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? तो मार्स गैस का दूसरा नाम मीथेन है। क्या है? मीथेन। मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन है, CH4। इसका फॉर्मूला है CH4, मीथेन मार्स गैस। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? ये तो आप आंसर खुद करेंगे, इसका आंसर मुझे नहीं आता है, ये आप खुद करके मुझे बताएंगे। और एक और इसमें क्वेश्चन मैं डाल देता हूँ, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में बताइएगा बेसिसिटी कितना है, क्षारीय क्षारिकता कितना है ये बताइएगा मुझे। HCl में और HNO3 में भी बताइएगा। मैं बता दूं क्षारीयता उसको कहते हैं, यानी H+ आयन किसी कंपाउंड से, जो एसिड है, यानी किसी कंपाउंड से H+ आयन कितना रिलीज होने की संभावना है और कितना रिलीज हुआ है, उसी को हम लोग बेसिसिटी कहते हैं। ये याद रखिएगा। तो आपको बताना आंसर, इसका आंसर भी बताना, और जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं इसका भी आंसर कमेंट करके बताइएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। देखिए क्या है, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट को बोला जाता है धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या फॉर्मूला है? Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O इसको धोने का सोडा बोलते हैं। यहीं पे बात अगर करता है सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो वो खाने की सोडा है। क्या है? खाने की सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये याद रखिएगा। और धोने के सोडा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, धोने की सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने की सोडा है, ये याद रखिएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब गैसियस में इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अगर सबसे ज्यादा पूछता तो सबसे ज्यादा क्लोरीन की है। यहां पूछा कि सबसे कम किसकी है, तो सबसे कम आर्गन की है, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जो है किसकी है? सबसे ज्यादा है आपका क्लोरीन की। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी गेन करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। और सबसे कम अगर बात किया इसमें तो सबसे कम किसका है? आर्गन का है सबसे कम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम। ठीक है, तो ये इसी 23 क्वेश्चन के साथ आज का सेट होता है समाप्त। आपके पास सेट के रूप में 16वां सेट कंप्लीट होता है। लगातार बने रहें, सेट प्रैक्टिस करें। बिहार एसएससी के एग्जाम सामने में है और बहुत अच्छा, अगर 25 क्वेश्चन साइंस से पूछी जा रही है तो 25 का 25 बनेगा, ये दावा है। नहीं आएगा तो एग्ज़ाम दे करके आइए, तो आप से हम बात करेंगे कि मैंने जो कहा था वो बात सही है या नहीं। तो इसी पे यानी इस बात के साथ मैं अपनी लेक्चर को आज यहीं पे एंड करता हूँ। 16वां लेक्चर यानी सेट आप तक होता है कंप्लीट। यानी दिले मस्जिद से पूछ ए रौनक बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। थैंक यू सो मच।